माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब दे लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पे बोलने का मौका दिया। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। मैं सबसे पहले आप सभी को, पूरे सदन को आदिवासियों के पारंपरिक सांस्कृतिक पर्व भोंगरिया हाट की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही होली पर्व की भी शुभकामनाएं देता हूँ, हम बधाई देता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण में प्रदेश के 2.25 करोड़ आदिवासियों के लिए पैसा एक्ट का जिक्र हुआ। अभिभाषण में युवाओं की बात हुई, विकसित भारत की बात हुई। इसी पे अपनी बात रख रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में अधिसूचित क्षेत्रों में पैसा एक्ट जब लागू किया गया और पैसा एक्ट के नियम बनाए गए तो प्रदेश में आदिवासियों को इस बात का भरोसा था कि सरकार उनकी जमीन नहीं छीनेगी। आदिवासियों को इस बात का भी भरोसा था कि उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर ये जो है नहीं लगाने पड़ेंगे। लेकिन पैसा एक्ट 1996 में लागू हुआ, नियम 2022 नवंबर 2022 में बने। उसके बाद भी न तो आदिवासियों की जमीन छीनना बंद हुई, न आदिवासियों का छोटे छोटे मामलों में जेल में उसके बारे में जाना बंद हुआ। स्पष्टीकरण का अधिकार है। पैसा एक्ट की धारा 4 और 4 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि आदिवासियों की रूढ़ियों, परंपराओं, धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों का संरक्षण किया जाएगा। माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश में जब पैसा नियम बनाए तो आदिवासियों की रूढ़ियों, परंपराओं और धार्मिक रीति रिवाजों को रूढ़ी जन्य संहिता में विधि का रूप दिए बिना ही पैसा नियम लागू कर दिया। और आज मध्य प्रदेश के जो आदिवासी बहुल्य जिले हैं, धार जिला हो, झाबुआ जिला हो, रतलाम जिला हो, खरगोन बड़वानी हो, सबसे ज्यादा आदिवासियों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को और सरकार को अवगत कराना चाहता हूं, आदिवासियों का स्वभाव आक्रामक नहीं होता है। बहुत सीधे साधे, बहुत विनम्र और बहुत ईमानदार होते हैं। माननीय सभापति महोदय, पिछले दिनों रतलाम में एक आदिवासी की एक्सीडेंट में मृत्यु हुई। हमारे धार जिले के मनावर, मेरी विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पे भी अल्ट्राटेक में एक व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हुई। आदिवासी युवाओं में, समाज में इस बात का आक्रोश था कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जाए और जिन युवाओं की मृत्यु हुई कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। रतलाम में भी यही मामला था। लेकिन माननीय सभापति महोदय, उन मृतक के परिवार को न्याय मिलने की बजाय, उन न्याय की मांग करने वाले आदिवासियों को न्याय मिलने की बजाय उल्टे उनके ही ऊपर जब आंदोलन किया तो एनएसए की धारा के तहत मुकदमे दर्ज किए गए। पर आज 3 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन उन युवाओं को जेल से बाहर नहीं आने दिया जा रहा। तो क्या यही न्याय करेगी सरकार आदिवासियों के साथ? क्या इस लोकतंत्र में आदिवासियों, जो न्याय मांगने वाले लोग हैं, उनके ऊपर धाराएं लगाई जाएगी? और एनएसए कानून जो आतंकवादियों के ऊपर लागू होना चाहिए, जो धाराएं, वो हमारे देश के और प्रदेश के आदिवासियों के ऊपर क्यों लागू की जा रही? माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और महत्वपूर्ण पक्ष रखना चाहता हूं सभापति महोदय, कि आदिवासियों की वैवाहिक पद्धति के जो तरीके हैं वो रूढ़ी प्रथा के तहत, और उस रूढ़ी प्रथा के तहत आदिवासी
जो भी मामले हैं, जमीन संबंधित विवाद हो, विवाद संबंधित विवाद हो, गांव में पंचायत बैठती है, पटेल व्यवस्था आज भी राजस्व का दर्जा है, पटेलों को उनके समक्ष फैसला होता है और गांव के फैसले गांव में ही होते हैं और यही पेशा नियम का मूल आधार भी है। लेकिन आज भी मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल्य जिलों में पुलिस न तो ग्राम सभाओं से परमिशन लेती है, ना ही ग्राम समिति जो पेशा के तहत बनी उससे परमिशन लेती है और डायरेक्ट आदिवासियों के ऊपर गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज करती है। तो क्या सभापति महोदय जब कानून बनाया, एक्ट बना, ये एक्ट और कानून सिर्फ दिखावा है? सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि इस प्रदेश और देश के आदिवासियों के साथ न्याय होना चाहिए, इस लोकतंत्र में उनके अधिकारों की रक्षा होना चाहिए और खासकर 5वीं अनुसूचित जिलों में, 6वीं अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी जो अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, अपनी परंपराओं के लिए जाना जाता है, वही उनकी पहचान है। उनकी रक्षा और सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं अब आगे युवाओं के ऊपर जो महामहिम राज्यपाल जी ने बात रखी कि युवा शक्ति मिशन सरकार चला रही, माननीय सभापति महोदय, युवाओं के साथ सरकार को न्याय करना चाहिए। आज मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा युवा बेरोजगार हैं। सरकार चुनाव आते हैं तो सरकार उनसे बड़े बड़े वादे करती है। मैं पिछले 6 महीने से युवाओं के साथ बैठा, कई मीटिंगें करी, पर जो बातें निकल के आई वही आपके समक्ष रख रहा हूं। जन सेवा मित्र चुनाव से 1 साल पहले तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उन मित्रों को भरोसा दिलाया था, विश्वास दिलाया था। मेरे भांजे भांजियों, मेरे बेटे बेटियों, लाल परेड मैदान भोपाल में तो आई लव यू बोला था और लड़कों ने भी विश्वास करके आई लव यू टू भी बोला। लेकिन जैसे ही चुनाव हुआ, सरकार बनी, बिना नोटिस दिए उन 9,300 जन सेवा मित्रों को सरकार ने निकाल दिया। मैं चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार उन बेरोजगार युवाओं के साथ न्याय करे, उनको तत्काल सरकार उनको नियुक्तियां दे और सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचे, उसके लिए उनको नियुक्त किया जाए। मध्य प्रदेश में 2023 में पुलिस भर्ती हुई, लेकिन रिजल्ट आज 2025 तक नहीं आया। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में 25,000 पुलिस कांस्टेबल के पद खाली पड़े हैं। आज कानून व्यवस्था दिनों दिन बिगड़ती जा रही है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। सरकार ने दूसरी विज्ञप्ति भी निकाल दी, लेकिन पुरानी जो भर्ती हुई, पुरानी जो घोषणा हुई है, उसके रिजल्ट, जो परीक्षा हुई है उसके रिजल्ट जारी नहीं किए। माननीय सभापति महोदय, ऐसे ही शिक्षक भर्ती 2018 में परीक्षा हुई और 60,000 शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं आज की तारीख में मध्य प्रदेश में। लेकिन 2018 में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई, परीक्षा के 6 साल हो गए, लेकिन आज भी उन शिक्षकों की पूरी तरह भर्ती नहीं हो पा रही। पिछले दिनों माननीय सभापति महोदय, मैं मध्य प्रदेश पीएससी के जो अभ्यर्थी थे, इंदौर में पीएससी आयोग के सामने आंदोलन कर रहे थे, मैं भी शामिल हुआ था। उनकी सिर्फ मांग इतनी थी कि पीएससी की परीक्षा में पारदर्शिता होनी चाहिए। पीएससी की परीक्षा देने के बाद मेंस की कॉपी दिखाई जानी चाहिए। इंटरव्यू जातिगत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश पीएससी में इंटरव्यू जाति के आधार पे हो रहे हैं, तो नंबर भी उनको जाति के आधार पे कम करके दिए जा रहे हैं। एसटी एससी ओबीसी वर्ग को नंबर ही नहीं दिए जा रहे माननीय सभापति महोदय। अब ये जब युवा मांग कर रहे थे, तो उन्हीं युवाओं को मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि आपकी मांगे मानी जाएगी, लेकिन मांग मानने की बजाय उन्हीं आंदोलनकारी युवाओं के ऊपर गंभीर धाराओं में एफआईआर करी और उनको जेल में डाला गया। क्या ये न्याय कर रही मध्य प्रदेश सरकार युवाओं के साथ? माननीय
सभापति महोदय, जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स में रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है और ज़्यादातर राष्ट्रीय संस्थाओं का निजीकरण का एक चलन चल रहा है, चाहे बैंकिंग हो, रेलवे हो, आईटी सेक्टर हो। इन क्षेत्रों में ज़्यादातर जो सरकारी क्षेत्र के बैंकें थी, रेलवे हो, सबका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और प्राइवेटाइजेशन में एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग को रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। बड़े पैमाने पर अप्रत्यक्ष रूप से आरक्षण को खत्म किया जा रहा। माननीय सभापति महोदय, तो मैं चाहता हूं कि अगर सरकार बराबरी का हक देना चाहती है, एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग को भी सम्मान और अधिकार देना चाहती है, तो प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की व्यवस्था होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जो देश की स्थिति और देश के जो हालात है, गरीब इसमें गरीब हो रहा है और अमीर होते जा रहा है। और आज हालात ये है कि मार्केट में पैसा नहीं है और अगर यही स्थिति रही तो हमारे देश की इकोनॉमी जिस प्रकार आप 2022-23 में थी 13% तक थी, आज जीडीपी 6% पे आके टिक गई क्योंकि लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। माननीय सभापति महोदय, तो कम से कम ऐसी योजनाएं, मनरेगा जैसी योजना जिससे गरीब तक पैसा पहुंचता है, ये योजनाएं चालू रहनी चाहिए और गरीबों को आर्थिक रूप से बराबरी का मौका मिलना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, 2021 में जहां पर 36,324 नौकरियां थी, वो 24 में घटकर 21,054 रह गई। ये प्राइवेट सेक्टर्स की बात कर रहा हूं माननीय सभापति महोदय। वही महिलाओं की भी भागीदारी जो 10,963 थी, तो 2024 में 6,564 रह गई। ये इसलिए भी हो रहा है माननीय सभापति महोदय क्योंकि जो आंकड़े सरकार दिखाती आ रही कि हमारी जीडीपी 11 से 12 से 13 से 14 तक जा रही है और हकीकत में जब बैलून फूटता है तो जीडीपी के सही आंकड़े पेश होते हैं। माननीय सभापति महोदय, थोड़ा शीघ्रता से पूर्ण कर दिया। जी माननीय सभापति महोदय, ये आपके माध्यम से छात्रवृत्ति की बात करना चाहता हूं। आज थोड़ा शीघ्रता से पूर्ण कर दिया। जी माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला हुआ था और इस नर्सिंग घोटाले में 75,000 छात्र छात्राओं को पिछले 4 वर्षों से स्कॉलरशिप नहीं मिली। माननीय सभापति महोदय, कई छात्र छात्राओं का जीवन बर्बाद हो गया। 6 साल लग गए इसमें, न तो उनकी समय पर एग्जाम हुई, न उनको स्कॉलरशिप मिली। तो आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि इसका ऐसे छात्र छात्राएं जो जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली उनको स्कॉलरशिप दी जाए। माननीय सभापति महोदय, आज एक भर्ती एक परीक्षा की व्यवस्था लागू होना चाहिए। अभ्यर्थियों को एक ही भर्ती के लिए कई परीक्षाएं देने के लिए मजबूर किया जाता है समय समय पर, जिससे पैसों की भी बर्बादी होती है। हर भर्ती के लिए अलग अलग परीक्षाएं करवाने की बजाय सरकार एक भर्ती एक परीक्षा का नियम लागू करे जिससे पारदर्शिता और समय की बचत हो। माननीय सभापति महोदय, अभी ज़्यादातर जो परीक्षाएं हैं ऑनलाइन हो रही है और ऑनलाइन परीक्षाओं में एक तो सबसे बड़ी समस्या आती है बार बार पेपर लीक, सर्वर फेल, सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी जैसे कई गंभीर समस्या आती है। जो पिछले दिनों नर्सिंग जो घोटाला हुआ, पटवारी परीक्षा में घोटाला हुआ, शिक्षक पात्रता भर्ती में घोटाला हुआ, जो धांधलियां हैं ये सब ऑनलाइन परीक्षा के कारण हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं, ये युवाओं की मांग है, मध्य प्रदेश के युवाओं की मांग है कि ऑफलाइन परीक्षा होना चाहिए ताकि युवाओं को न्याय मिल सके। परीक्षा एक और मांग है माननीय सभापति महोदय कि परीक्षा केंद्रों का आवंटन अभ्यर्थियों की प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। मध्य प्रदेश में कई अभ्यर्थियों को उनकी प्राथमिकता वाले परीक्षा केंद्र नहीं दिए जाते। अभ्यर्थियों को 500-600 किलोमीटर दूर भेज दिया जाता है, जिससे गरीब और दूर दराज के छात्रों को दिक्कत होती है। पहली माननीय सभापति महोदय, बस थोड़ा सा और, पहली प्राथमिकता के अनुसार परीक्षा केंद्र आवंटित हो ताकि हर अभ्यर्थी अपने नजदीक परीक्षा केंद्र में मौका मिले। ओबीसी आरक्षण का भी मुद्दा गंभीर। माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण बिल विधानसभा में पास किया था,
लेकिन 27% ओबीसी आरक्षण विरोधी बीजेपी सरकार आज तक इसको पूरी तरह लागू नहीं कर पा रही है। ईएसबी ने हाईकोर्ट में अंतरिम आदेश WP 18105/2021 4/8/2023 के तहत कई रिजल्ट रोक दिए थे। अब याचिका खारिज हो चुकी, जिससे आदेश स्वतः निरस्त हो गया, लेकिन सरकार अभी भी ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं दे रही है। ओबीसी वर्ग के 13% पदों को अनहोल्ड कर दिया गया, जिससे कि छात्रों का भविष्य अंधकार में लटक गया। माननीय सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण पॉइंट, आरक्षित वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं, नए नए नियम लागू किए जा रहे हैं। नियमों में कहा है कि 90% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का आरक्षित वर्ग में अर्हता अर्जित की है, वे अनारक्षित वर्ग में चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। अनारक्षित वर्ग में उन्हीं अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा जिन्हें पात्रता परीक्षा में 90 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हो, साथ ही चयन परीक्षा में 50% या उससे अधिक अंक अर्जित किए हो। यह नियम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के अवसर को समाप्त कर देगा और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव करेगा। माननीय सभापति महोदय, अभी मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मेरे विधानसभा क्षेत्र से संबंधित, हमारे विधानसभा क्षेत्र में किसानों की बहुत महत्वपूर्ण समस्या है कि किसानों को बिजली का लो वोल्टेज मिलता। माननीय सभापति महोदय, 2016-17 तक किसानों के ट्रांसफार्मर के लिए एक योजना चलती थी, मुख्यमंत्री अनुदान योजना, पर उस योजना में 60% सरकार सब्सिडी देती थी, 40% किसान पैसा भरता था। माननीय सभापति महोदय, योजना बंद होने के कारण आज बिजली, जब किसान खेत में पानी मोटर चालू करता है, पानी देने जाता है, तो बार बार ट्रांसफार्मर या तो जल जाते हैं या लाइट चली जाती है, और किसानों के पास पैसा नहीं होने के कारण किसानों की फसलें भी बर्बाद हो जाती। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मांग करता हूं कि किसान अनुदान योजना सरकार चालू करे और किसानों को राहत दे। मेरी विधानसभा क्षेत्र में, माननीय सभापति महोदय, 2-3 बिंदु है। मेरी विधानसभा क्षेत्र में तीसरे और चौथे चरण की नहर है। माननीय सभापति महोदय, नहर के आसपास सारा रोड उखड़ गया और उस रोड उखड़ने के कारण बड़े बड़े गड्ढे हुए और गड्ढे के कारण आए दिन दुर्घटनाओं में नहर में कोई भी गिरता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। माननीय सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि रोड बने और दुर्घटनाएं रुकनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, एक अंतिम बिंदु मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे आदिवासी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जो अवैध शराब बिकती है, उसमें अंग्रेजी शराब बिकती है, उनके ऊपर कभी कोई प्रकरण नहीं बनाया जाता। लेकिन जब हमारा आदिवासी महुए की शराब बेचता है, और महुए की शराब धार्मिक परंपराओं के लिए भी आदिवासी बनाता है माननीय सभापति महोदय, लेकिन उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रकरण तैयार किए जाते हैं। सभापति महोदय, अंग्रेजों के समय में बॉम्बे आबकारी एक्ट बना था और महुआ एक्ट बना था, उसी के आधार पे आज भी आदिवासियों के ऊपर केस और प्रकरण बनाए जाते हैं। तो जब सरकार कहती है कि हमने पुराने कानून समाप्त कर दिए, तो आदिवासियों को क्यों ना महुए की शराब बेचने के ऊपर उनको छूट दी जाए और उनके ऊपर प्रकरण दर्ज नहीं किया जाए। आखिरी बिंदु माननीय सभापति महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोरोना काल में, आखिरी बिंदु, कोरोना काल में बहुत सारे डॉक्टर्स, नर्स, अन्य पैरामेडिकल ने बहुत सारी मदद करी थी। जब डॉक्टर नहीं मिल रहे थे, नर्स नहीं मिल रहे थे, उनको कुछ समय के लिए सरकार ने रखा। जैसे ही कोरोना का समय खत्म हुआ, सरकार ने उनको निकाल के फेंक दिया। माननीय सभापति महोदय, तो जो मुश्किल घड़ी में देश और प्रदेश की सेवा करने वाले डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, नर्स, लैब टेक्नीशियंस और अन्य पैरामेडिकल्स को भी इसमें सरकार को विचार करके उनको रोजगार देने की दिशा में काम करना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आशीष।